हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। पर्यावरण शब्द से आप सब परिचित हैं। पर्यावरण, जैसे पर्यावरण का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो परि प्लस आवरण का मतलब होता है चारों ओर का आवरण। ये शब्द आपने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि हमारे आसपास का जो आवरण है वो हमारा क्या है, पर्यावरण। आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे दो मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार से अन्योन्य क्रिया करते, अर्थात पर्यावरण जो है उसमें किस तरह के सारे जो कारक है वो एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा, पशुओं के द्वारा किस प्रकार से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कैसे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक बगीचा बनाया है। आप जानते हो कि जैसे एक बगीचे की बात करें तो एक बगीचे के अंदर क्या क्या हो सकता है, घास हो सकती है, वृक्ष हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल जैसे सूरजमुखी, गुलाब, चमेली, कीट हो सकता है, मेंढक हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव है। तो ये सारे आपको जैसे पता है कि एक बगीचे के अंदर आप जैसे अब देखिए वृक्ष है तो वृक्ष पे कौन निर्भर करेगा, कीट है, टिड्डे है, मेंढक, ये सब इस पे निर्भर करेंगे। उसके अलावा सूर्य की रोशनी से क्या होगा, गुलाब, सूरजमुखी, वृक्ष क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। और दूसरे जंतु, सूक्ष्म जीव भी किस पे निर्भर है, घास पर। तो हम देख रहे हैं कि इस बगीचे के अंदर सभी, चाहे वो घास है, वृक्ष है, फूल है, कीट है, मेंढक, सभी आपस में क्या एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। तो देखिए पारितंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र। अब पारितंत्र की हम परिभाषा देखेंगे। पारितंत्र सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारक में परस्पर क्या कर रहे हैं, आपस में अन्योन्य क्रिया। आपको ये शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य का क्रिया का मतलब होता है परस्पर निर्भरता होती है तथा प्रकृति में संतुलन रूप में एक तंत्र का निर्माण होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र। तो बच्चों आपको समझ में आया कि एक कोई भी घटक है, उस घटक के अंदर बहुत सारे क्या है, बहुत सारे जैसे कि जंतु, कीट, सूक्ष्म जीव है, वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर क्या कर रहे, परस्पर निर्भर है, जिसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया। सीधे शब्दों में हम देखेंगे तो एक पारितंत्र में सभी जीवों के बीच कैसे जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। तो पारितंत्र के अंदर जैविक घटक भी आते हैं और अजैविक घटक, जैसे कि आपने पहली कक्षा में पढ़ा कि जैविक घटक किसे कहेंगे, जैसे मनुष्य है, कीट है, मेंढक है, सूक्ष्म जीव, ये सारे हमारे किस में आते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। एक पारितंत्र के अंदर अजैव घटक भी, इनकी वृद्धि होने के लिए जरूरी है क्या, ताप की, वर्षा की, वायु की, मृदा की भी आवश्यकता होगी। यानी कि एक पारितंत्र का निर्माण दो घटकों से होता है, एक जैव घटक से और एक अजैव घटक से। इसी प्रकार से पारितंत्र एक वन का हो सकता है, क्योंकि वन के अंदर आप देखेंगे, वन के अंदर बहुत सारे वृक्ष होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो वन भी अपने आप में क्या है, एक पारितंत्र का निर्माण करता है। उसके अलावा आप देखिए कोई एक तालाब है, मान लीजिए एक तालाब है, इस तालाब के अंदर भी ये भी एक इकोसिस्टम का निर्माण, एक पारितंत्र का निर्माण कर रहा है। कैसे, आप देखेंगे कि एक तालाब के अंदर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे जलीय जीव हो सकते हैं, जलीय पौधे भी हो सकते हैं और ये सब आपस में क्या होते हैं, भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि परस्पर अन्योन्य क्रिया करे, तो ये भी एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो ऐसे तालाब, वन, बगीचा, ये सब क्या कर रहे हैं, एक पारितंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। तो आपको समझ में आया। अब पारितंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से। पहला पारितंत्र है हमारा प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि स्वयं जो प्रकृति के द्वारा बनता है उसे हम कौन सा पारितंत्र कहेंगे, प्राकृतिक। जैसे वन कोई मनुष्य नहीं बनाता, वन प्रकृति के द्वारा ही बनता है। वन के अंदर बहुत सारे वृक्ष, एनिमल्स, सारे तालाब देख सकते हो, झील से देख सकते हो, ये सब कौन से पारितंत्र है, प्राकृतिक। फिर नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम, जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप या मनुष्य के द्वारा बनाया जा सकता है, उसे हम कौन सा पारितंत्र कहेंगे, कृत्रिम पारितंत्र। जैसे बगीचा, अगर मेरा बगीचा, आपका बगीचा है, तो उस बगीचे के अंदर हम कौन कौन से पेड़ पौधे लगा रहे, कौन कौन सा जीव जंतु रख रहे, तो ऐसा पारितंत्र क्या कहलाएगा, कृत्रिम पारितंत्र। जैसे खेत भी एक पारितंत्र, क्योंकि खेत के अंदर सिर्फ एक ही फसल नहीं होती, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं उसके अंदर, और बहुत सारे आप देखते हो घास भी होती है, हमारी फसल भी होती है, बहुत सारे कीट भी होते हैं, तो ये भी एक पारितंत्र का निर्माण करता है। तो आपको क्लियर हुआ कि पारितंत्र के अंदर कौन कौन से संगठक होते हैं।
अब जीवन निर्वाह के आधार, अब हर जीव को क्या करना, अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। जीवन निर्वाह का मतलब अपना लाइफ स्टाइल चलाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या उसका आधार है, तो सबसे पहले होता है बच्चों उत्पादक, उत्पादक के बाद दूसरा होता है उपभोक्ता और फिर होता है अपघटक। अब इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होता है। उत्पादक देखिए, जैसा मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, चित्र के अंदर आप देख सकते हैं ये क्या है हमारा सूर्य, और ये हमारा क्या है, एक प्लांट है, यानी कि एक पौधा है। सूर्य से आने वाली किरणों के द्वारा प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या करता है, ये प्लांट अपना भोजन बनाता है। इस वजह से इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी, क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन बनाता है। क्लियर। तो प्लांट ने क्या किया, स्वयं अपने भोजन को क्या किया, उत्पन्न किया, स्वयं उसने बनाया। तो आप ऐसे शॉर्ट में इसको याद कर सकते, जो स्वयं अपना भोजन उत्पादित कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्लियर। देखिए, वे जीव जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफ्लोर की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ, देखो सूर्य की रोशनी जो है थी अकार्बनिक पदार्थ, उससे क्या वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में सभी हरे पौधे व नील हरे शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उससे क्या होता है, उत्पादक कहते हैं। तो जो हरे प्लांट है और नील हरे शैवाल है वो कौन है, उत्पादक है, क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते स्वयं। तो उत्पादक आपको क्लियर हुआ। अब आता है नेक्स्ट हमारा उपभोक्ता, कि उपभोक्ता क्या होता है। तो उपभोक्ता क्या होता है बच्चों, कि सभी जीव प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह यानी कि अपने भोजन हेतु किस पे, उत्पादक पर निर्भर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता। जैसे आपको पता है इस हरे प्लांट को, ये उत्पादक था हमारा, इस हरे प्लांट को बहुत सारे लोग क्या थे, परोक्ष रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, इस प्लांट पर निर्भर है। हम सभी, जैसे मनुष्य भी है, जीव जंतु भी है यानी गाय भैंस बकरी मनुष्य, ये सब किस पे निर्भर है, इस पेड़ पर निर्भर है, इस उत्पादक पर निर्भर है। तो परिभाषा में यही तो कहा है कि सभी जीव किस पे, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किस पर, भोजन के लिए किस पे निर्भर कर, इस उत्पादक पर निर्भर करते, वही क्या कहलाता है, हमारा उपभोक्ता कहलाता है। जैसे एक बात बताइए, आप कभी मार्केट जाते हो तो आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आप क्या कर रहे हो, उसका उपभोग कर रहे हो, उसको ले रहे हो। तो इसी प्रकार से उत्पादक से अगर हम कोई चीज़ ले रहे तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता। क्लियर हुआ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है एक प्लांट है, एक पादप है, उस पादप को कौन से कीट भी ले रहा है, टिड्डा भी ले रहा है, गाय भैंस बकरी ये सब क्या कर रहे हैं, इनसे अपना भोजन ले रहे। और ये पादप हमारा क्या था, उत्पादक था, तो ये हमारे क्या हुए, उपभोक्ता। आया समझ में। अब आगे कि उपभोक्ता जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, शीर्ष मांसाहारी भी हो सकते हैं, सर्वाहारी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। शाकाहारी, जैसे आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि शाकाहारी क्या होते, जो क्या करते, हरे पेड़ पौधे खाते, वो क्या होते, शाकाहारी होते। ठीक है, यस। तो सबसे पहले क्या क्या हो, शाकाहारी के अंदर कौन कौन आ सकते हैं, गाय भैंस बकरी मनुष्य, ये सब कौन से जीव है, शाकाहारी। मांसाहारी जो क्या खाते, मांस खाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाज चीता, ये सारे हमारे क्या है, मांसाहारी। अब आप देखते हो कि मांसाहारी भी दो तरह के होते हैं, एक तो जो स्मॉल लेवल पर होते हैं यानी कि छोटे लेवल पर, एक कौन से होते हैं, शीर्ष लेवल पर, जो जैसे बाज है, गिद्ध है, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करते हैं, मांस पे, पूरी तरह मांस को खाते हैं। फिर एक होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी बच्चों वो होते हैं जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, यानी कि प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते और मांस से भी अपना भोजन प्राप्त करते, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मनुष्य, मनुष्य की आप जानते हो कि वो नॉन वेजिटेरियन भी और वेजिटेरियन भी, इसलिए हम उसको किस में रखेंगे, सर्वाहारी में। और कौवा, कौवा है ना, पैरासाइट्स यानी कि परजीवी, जो क्या होता है, दूसरों पर निर्भर करता है। तो आपको समझ में आया कि उपभोक्ता क्या होता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, ऐसे जीव जो मृत वनस्पति व प्राणियों के शरीर का विघटन करके उनसे अपना आहार प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। देखिए, अब आपको पता है जैसे कि कोई भी जीव मर जाता है, जैसे गाय भैंस या कोई भी सूक्ष्म जीव मर जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है। तो दफनाने के बाद क्या होता है, वो मृत या वनस्पति
वनस्पति हो या प्राणी, उनके शरीर का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो उनको जो जीव खाते हैं, उनका जो आहार प्राप्त करते हैं वो हमारे क्या है, अपघटक। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन जीवों को क्या करते हैं, अपघटित करते। तो क्लियर आपको समझ में आया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक का सीधा उदाहरण हमारा कौन है, जो स्वयं अपना भोजन उत्पादित करता, वो हमारा क्या है, उत्पादक। उपभोक्ता अगर हम देखेंगे तो क्या, जो किस पे निर्भर है, उत्पादक पर निर्भर, वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, उपभोक्ता। और अपघटक यानी कि जो जीव मर जाते हैं, यानी कि जो मृत जीव है या वनस्पति है जिनका अपघटन या विघटन होता है, वो हमारे क्या हो गए हैं, अपघटक। तो क्लियर हुआ, ये तीनों जो है वो जीवन निर्वाह के आधार है, किसी भी जीव के जीवन निर्वाह के आधार है। अब अपन पढ़ेंगे आगे आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। श्रृंखला का मतलब होता है बच्चों चेन। जैसे आपने एक चेन देखी होगी, जैसे कि देखिए मैं बताती हूँ आपको, एक चेन, मान लीजिए ये एक चेन है, इस चेन की एक कड़ी ऐसे आपने देखी होगी, इस चेन की जो कड़ी होती है वो एक दूसरे से क्या होती, परस्पर जुड़ी होती। तो इसी प्रकार से भोजन के लिए भी क्या बनती, एक चेन बनती, जिसे हम क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। जाल जैसे आपको पता ही होगा, अगर एक से परस्पर बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनता है, एक किसका निर्माण करता है, जाल का निर्माण करता है। देखिए आप अपन विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में। आहार श्रृंखला में उत्पादक तथा उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव पारिस्थितिकी तंत्र या जीव मंडल का कोई निश्चित संरचना प्रदान करते। एक जीव या एक से अधिक आहार श्रृंखला में भाग ले सकते। तो देखिए आहार श्रृंखला में सर्वप्रथम क्या होगा, उत्पादक होंगे, यानी कि हरे पेड़ पौधे होंगे, और हरे पेड़ पौधे को बहुत सारे उपभोक्ता के अंदर भी देखा मैंने, गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता, मतलब मांसाहारी भी आ सकते हैं, शाकाहारी भी आ सकते हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, भोजन के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर जुड़े हुए, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए। तो एक श्रृंखला का निर्माण करते, एक चेन रूपी का निर्माण करते, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। जैसे कि आहार श्रृंखला के अंदर जैसे घास है, और घास हमारी क्या है, एक उत्पादक है। दूसरा हमारे पास जैसे घास पर टिड्डे भी डिपेंड करते हैं, कीटक भी डिपेंड करते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव है जो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे से अपना करते हैं। फिर देखिए कीटक पे कौन है, मेंढक। कीटक को मेंढक खाता है, मेंढक को कौन खाता है, सांप, और सांप को कौन खाता है, बाज। आया समझ में। तो देखिए ये जो घास है, मैंने अभी जैसे बताया था आपको कि जो घास है, हरे पेड़ पौधे, वो हमारे क्या हुए, उत्पादक। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रथम पोषी स्तर। क्या बोलेंगे, प्रथम पोषी स्तर। अब इस घास को खाने वाला कौन था, कीटक था, टिड्डे थे, तो वो हमारे कैसे, शाकाहारी। इन्हें हम क्या बोलेंगे, दूसरे पोषी स्तर। यहाँ पर गाय, भैंस, बकरी आप लिख सकते हो, है ना। फिर जैसे मेंढक है, सांप है, ये कौन से जीव है, हमारे मांसाहारी। तो ये हमारे क्या हुए, तीसरे पोषी स्तर। इसी प्रकार से जैसे बाज है, गिद्ध है, शेर है, तो ये हमारे क्या हुए, ये भी मांसाहारी, लेकिन ये श्रेष्ठ मांसाहारी। कौन सा मांसाहारी, ये श्रेष्ठ मांसाहारी। क्यों बोला ऐसे श्रेष्ठ मांसाहारी, क्योंकि ये टॉप लेवल पर होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, चतुर्थ पोषी स्तर। क्लियर। हम जानते हैं कि भोजन हम खाते हैं और हमें भोजन के द्वारा क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। हम भोजन किसके लिए करते हैं, ऊर्जा के लिए, यानी कि एनर्जी के लिए करते हैं, कि हमें उससे क्या मिले, एनर्जी मिले। तो विभिन्न कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों के परस्पर अन्योन्य क्रिया में एक निकाय या एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए एक पिरामिड बनाया, ये पिरामिड बनाया। अब क्या होता है, जैसे कि प्लांट है, जैसे कि उत्पादक में हमारे क्या आते हैं, हरे पौधे को कौन खाता है, शाकाहारी जीव, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी जीव है। और शाकाहारी जीवों को कौन खाएगा, मांसाहारी, और मांसाहारी को खाएगा शेष मांसाहारी, जैसे बड़े जो लेवल के होते हैं। तो जैसे हरे पौधे को, मैंने अभी बार बार आपको बता रही हूँ कि हरे पौधे को हम क्या कहेंगे, उत्पादक, क्योंकि वो अपना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, उत्पादक। शाकाहारी जो होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। अभी उपभोक्ता की बात हो, ये तीनों वैसे हमारे क्या है, उपभोक्ता ही है, पर हम इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर है हमारे मांसाहारी, जिसको हम बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, और शीर्ष मांसाहारी को हम क्या कहेंगे, तृतीयक उपभोक्ता। मान लीजिए इस प्लांट ने एनर्जी ली, एनर्जी यानी कि ऊर्जा ली। कितनी लिए बच्चों, ऊर्जा, जो भी ऊर्जा ली है, जिसने क्या करा, प्लांट यानी कि सूर्य की रोशनी से कितने 100%, सपोज 100% कैलोरी ली, जैसे 100% कैलोरी, तो वो क्या करेगा, कुछ कैलोरीज को अपने अंदर बंद कर देगा, यानी कुछ तो क्या करेगा, अपने अंदर लेगा, फिर आगे पहुंचाएगा, फिर उससे आगे पहुंचाएगा, फिर उससे आगे पहुंचाएगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो एक पारितंत्र का निर्माण होता है। तो देखिए हमें थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ते हैं।
जैसा मैंने आपको भी बताया था ये पिरामिड्स के बारे में, तो देखिए घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तार अंतर हम करेंगे। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जब हरे पौधे यानी कि हमारे उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा क्या चाहते हैं, हरे पौधे को खाया जाता है, तो ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का क्या होता है, पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, हास्य हो जाता है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव क्रियाओं में वृद्धि व जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% जैव मात्रा में बदल जाता है तथा अगले स्तर पर उपभोक्ता को उपलब्ध हो जाता है। देखो बच्चा, जैसे ये उत्पादक, इस उत्पादक ने जो एनर्जी ली, मान लीजिए जैसे 100% ऊर्जा ली, अब क्या होगा कि इसमें से कुछ तो ये बंद कर लेगा, यानी कि बंद कर लेगा, फिर नेक्स्ट किस में चला जाएगा, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के पास। प्राथमिक उपभोक्ता ये कुछ एनर्जी लेगा, उस एनर्जी को मतलब उस ऊर्जा को मतलब अपने भोजन के रूप में प्राप्त कर लेगा। फिर क्या होगा, थोड़ी ऊर्जा किस में चल, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। इस तरह से क्या हो रहा है, जो एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा थी उसका क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10%। अब कितना ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह। अब यह ऊर्जा का क्या हो रहा है, हास्य हो रहा है या वृद्धि हो रही, हास्य हो रहा है ना, कमी हो रही है ना। पहले 100 था, 100 से 10% इसमें चला गया, तो अब इसके पास कितना रहा, 90 से अब इसमें 10% ले ले, इसके पास कितना 80%, और 80 से इसके पास चला जाएगा तो 70। तो इस तरह हम क्या दे रहे कि जो हमारे पास ऊर्जा थी वो ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही, यानी कि ऊर्जा का क्या हो रहा है, हास्य हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होती है, उत्पादक, और जैसे जैसे वो ऊपरी कक्षा में जाता रहता है तो उसका क्या होता है, हास्य होना शुरू हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की होती है। आहार श्रृंखला जो होती है वो कितने चरण की हो सकती है, 3 भी हो सकती है या 4 चरणों में हो सकती है। प्रत्येक चरण में क्या होता है, ऊर्जा का हास्य इतना अधिक होता है। चौथे पोषक स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र के अंदर आप नीचे वाला जो देख रहे हैं ये सारे आपको हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये हरे पौधे हमारे क्या है, उत्पादक है। अब इस उत्पादक को खाने वाले देखिए बहुत सारे जीव है। देखिए जैसे इस हरे पौधे को खाने वाले, देखो यहाँ पर आपको बकरी नज़र आ रही है, खरगोश, चूहा, यहाँ पर कुछ टिड्डे नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो ऊर्जा थी यानी कि जो भोजन था उस भोजन का कितना परसेंट, 10% शाकाहारी जीव ने यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता लिया, और इसी से द्वितीयक उपभोक्ता ने लिया, फिर इसी से तृतीयक। तो इस प्रकार से ये जो खाद्य श्रृंखला यानी कि समझ में आया, खाद्य श्रृंखला यानी कि आहार श्रृंखला जो है वो एक दूसरे से क्या हुई है, जुड़ी हुई है, और ऊर्जा का क्या हो रहा है, हास्य हो रहा है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। जैसे आप देख रहे हो निचले पोषी स्तर यानी कि पादप पर बहुत सारे जीव, निचले पोषी स्तर है, इस पर बहुत सारे जीव क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, और ये अधिक ऊर्जा का क्या करते हैं, हास्य करते हैं। अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखला की लंबाई एवं जटिलता काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाए जाते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ये चूहा नजर आ रहा है आपको, इस चूहे को खाने वाले, देखो चूहे को कौन खा रहा है, सांप भी खा रहा है। फिर ये देखो यहाँ पर बाज नजर आ रहा है, ये भी खा रहा है, ये नेवला है, ये भी खा रहा है, और आपको पता है और भी न जाने कितने जीव इस चूहे को खाएंगे। यानी कि एक जीव का आहार कितने अनेक जीव कर सकते। तो एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार श्रृंखला के में क्या होता है, सांखंतिक यानी कि आपस में एक दूसरे से क्या ये कनेक्टेड है, जुड़े हुए, तथा सांकेतिक श्रृंखलाओं का एक जाल बन जाता है। आपको देख रहे हो कि यहाँ पर आपस में जाल बन रहा है। जैसे देखो ये मोर है, तो ये मोर किसको, सांप को भी खा रहा है, यहाँ देखो उस घास को भी खा रहा है। तो ये आपस में क्या और एक दूसरे से क्या हो रहा है, जुड़े हुए, और एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार जाल भी कहते हैं। आया समझ में। देखिए आप चित्र में देखिए, जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको कि एक जीव सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं खा रहा, एक जीव पर बहुत सारे जीव क्या है, भोजन के लिए निर्भर है। और इस प्रकार से ये जो भोजन पे निर्भर है तो आपस में क्या बन रही, एक जाल का निर्माण हो रहा है, और उसी जाल को हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। जैसे ये नेवला, देखो ये नेवला किसको, खरगोश को भी खा रहा है, इस नेवला को खाने वाला कौन है, शेर खा रहा है। क्लियर। तो इस प्रकार से सभी जीव क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है और भोजन के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको एक याद रखनी है कि हमेशा
ऊर्जा का जो पिरामिड्स है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, सदैव सीधा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है परीक्षा के दौरान कि ऊर्जा का पिरामिड्स कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है। आप देखिए जैसे उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक, तो हम क्या दे रहे हैं, ऐसे सीधा देख रहे हैं क्या, पीछे देख रहे हैं, नहीं, हम क्या देख रहे हैं, एकदम सीधा देख रहे हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है, सीधा, और हमेशा कैसा होता है, एक दिशी होता है। ऐसा नहीं है कि दो दिशी होगा, एक ही दिशा में होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अध्याय के स्टार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इस टॉपिक के अंदर, आज इस चैप्टर के अंदर हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला, जो पर्यावरण के विभिन्न कारक कैसे आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि पारितंत्र में कैसे एक जीव दूसरे जीव पे क्या है, परस्पर अन्योन्य क्रिया कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा था आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला के अंदर भी यही देखा था कि परस्पर क्या, सभी जीव आपस में क्या कर रहे, अन्योन्य क्रिया के दौरान क्या कर रहे, आहार श्रृंखला का निर्माण करते। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पे ऐसे कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओजोन परत तथा ये किस प्रकार से अपक्षयित होता है। तो बच्चों देखो, ओजोन परत, जैसे आप लोगों को पहली कक्षा में पता भी होगा। देखिए पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर 3 लेयर्स होती है। लेयर्स मतलब 3 परतें होती है, एक समताप मंडल, क्षोभ मंडल और एक होती है ओजोन मंडल। ये 3 परतें क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी क्या करती है, रक्षा। ठीक हमारी एक छत की भांति कार्य करती है। जैसे हमारे घरों में छत होती है, तो छत हमें किससे रक्षा करती है, बारिश से करती है, धूप से रक्षा करती है, नहीं करती। इसी प्रकार से ये जो ओजोन परत होती है वो हमें किससे, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, हमारी रक्षा करती। ये पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की रेंज में कौन सी परत है, ओजोन परत। परंतु अभी क्या हो रहा है, आप जैसे आपको पता ही है कि हमारी पृथ्वी का दिन दिन क्या हो रहा है, तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तापमान बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे आपको पता है कि पेड़ पौधों की कटाई की वजह से, प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, तापमान में निरंतर क्या होती जा रही, बढ़ोतरी होती चली जा रही है, नहीं चली जा रही। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, किसका, अर्थ का टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या हुआ, इस ओजोन परत पर क्या होने लग गया, छेद होने लग गया। और आपको पता है टेम्परेचर हाई, एक तो पेड़ पौधों की कटाई की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, दूसरा आप देखते हो कि हम AC, रेफ्रिजरेटर, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हो। उनके अंदर एक गैस होती है जिसका नाम क्या है, CFC, जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनकी अधिकता की वजह से अर्थ का टेम्परेचर हाई हो रहा है, और अर्थ के टेम्परेचर जैसे हाई होगा तो ये टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा, और जिसकी वजह से हमारी जो ये ओजोन परत है उसमें क्या होने लगे बच्चों, छेद होने लग गए। अब देखिए जैसे घर की छत पर अगर छेद हो जाएगा तो क्या होगा, बारिश के दिनों में बारिश का पानी अंदर आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। फिर उसी प्रकार से आप देखोगे अगर धूप की किरणें, बहुत तेज प्रकाश की किरणें गिरी तो वो धूप भी हमारे घर के अंदर आएगी। इसी प्रकार से ये जो UV लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स है वो भी क्या हो रही है, अब पृथ्वी पर आने लगी, जिससे कि विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे, त्वचा कैंसर संबंधी अन्य रोग होने लगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये ओजोन परत के बारे में एक बार आपको चित्र से बताया है। अब यह ओजोन होता क्या है, ओजोन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, O3। जब ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, तो ओजोन का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने होते हैं। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बल्कि क्या बना होता है, ओजोन बना होता है। देखिए तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु, जैसे हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते, ओजोन यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य रूप से ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्राय चर्चा करते हैं कि 2 परमाणु, ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, 2, और जबकि हमने क्या देखा कि ओजोन में कितने परमाणु, 3। यहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है। आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारी क्या है, प्राणवायु, परंतु जो ये ओजोन गैस है ये हमारे लिए एक विष यानी कि जहर के भांति है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही अल्ट्रावायलेट अगर अर्थ पे आने लगी तो जैसे क्या हो, कैंसर, न जाने कितनी ही बीमारियां उत्पन्न होने लगी। तो ये हमारे लिए अच्छी है, नो, ये क्या है, हमारे लिए एक विष के भांति, जहर के भांति है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी सतह स्तर पर ओजोन एक आवश्यक प्रकाश संपादित करते। ये सूर्य से आने वाली, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती। ये पराबैंगनी विकिरणें जीवों के लिए अत्यंत ही क्या होती, हानिकारक होगी। अगर ये ओजोन परत ना होती तो न जाने कितनी हानिकारक होती है ना, हानिकारक होती कि नहीं। तो ये हमारी क्या करती है, एक तरह से रक्षा करने का कार्य करता है। और ये जो अल्ट्रावायलेट ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, हार्मफुल यानी कि हानिकारक है। उदाहरण
के लिए ये गैस से क्या होता है, मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, दमा और न जाने ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी यानी कि यूवी अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन बनती है। बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि उच्च स्तर पर जो पराबैंगनी किरण है उससे एक ऑक्सीजन और वायुमंडल में उपस्थित किया ऑक्सीजन 2 यानी कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर से यह देखिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूलर्स और अल्ट्रावायलेट, तो ऑक्सीजन प्लस अपन अगर इसको विभाजित करते हैं O+O+ हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ये देखो ये एक मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, तो 1 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स इक्वल कितना होगा, ओजोन 3। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ है, हमारे ओजोन का निर्माण हुआ है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ने ऑक्सीजन अणु को विघटित करके, क्या बोला उसने, ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन के परमाणु बनाता है और ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। जैसे समीकरण में आपको पता रखा ये ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन के साथ कौन सा, अल्ट्रावायलेट यानी कि ओजोन, तो ये आपस में विघटित, ये देखो विघटित हो गया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन O2 था और ये O आपस में मिलकर किसका निर्माण करे, ओजोन का निर्माण किया। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से क्या होने लगा, गिरावट आने लगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी ओजोन परत पे क्या छेद हो गया, जिससे क्या हो रहा है, ओजोन की मात्रा में तीव्रता से क्या आने लगी, गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव संश्लेषित रसायनों का इसका मुख्य कारक माना जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से क्या हुआ है, ओजोन पर छेद पड़ा है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी कि हमारे घरों में जो फ्रिज होता है अग्निशमन के लिए किया जाता है। CFC जो गैस है ये बच्चों किसमें, फ्रिज के अंदर अग्निशमन के लिए उपयोग में ली जाती है। 1987 के अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वनिर्मित बनी और CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा गया, जब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर में सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए। देखिए बच्चों, अगर जैसे पता चला कि इसकी वजह से क्या होने लगे, हमारी ओजोन परत पर छेद होने लगा, टेम्परेचर हाई हो रहा है अर्थ का, जिसकी वजह से पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो एक संस्था थी जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उन्होंने क्या किया 1987 के अंदर क्या किया, CFC पे क्या लगे उसका उत्पादन सीमित कर दो यानी कि कम कर दो, जिससे क्या कर सकते हम हमारे पर्यावरण को बचा सकते। और ये 1987 में उन्होंने ये बात करी और 1986 पर क्या कर दिया, उसको लागू करवा दिया कि इसका हमको क्या करना, एकदम क्या कर देना, इसको सीमित कर देना यानी कि कम इसका उपयोग करना। और अभी जो हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज है वो कैसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहित है, जो हमारे ओजोन को या हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आपने देखा कि ओजोन परत ये किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को क्या कर रही थी, अपशित कर रही थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कचरा का प्रबंधन। कचरा, जैसा आप लोगों को पता है, आप देखते हो अभी हमारे यहाँ आसपास में, आपके घरों के आसपास के सुबह के समय कचरे वाला आता है और सारा कचरा लेके जाता है नहीं ले जाता। आप दिनचर्या के अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा करते हुए देखिए, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको हम किसके रूप में, कचरे के रूप में देखते या नहीं देखते। तो कचरे का प्रबंधन, अब आपको पता है ये कचरा जो होता है बच्चों ले जाकर के किया जाता है, उसका रिसाइकलिंग किया जाता है। रिसाइकलिंग मतलब होता है पुनः चक्रण किया जाता है, जैसे प्लास्टिक से या कील से, कांच की वस्तु, इन सबका क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग। इन्हें पिघलाया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर और पिघलाने के बाद पुनः क्या किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, कचरे का प्रबंधन मतलब होता है उसका मैनेजमेंट किया जाता है। आया समझ में। अब ये कचरा जो होता है वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक होते जैव निम्नीकरण और दूसरे कौन से होते हैं, अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कि जैविक पदार्थों के द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं वो तो हमारे कैसे, जैव निम्नीकरण। और समझ में आया, और जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरण। आपको समझ में नहीं आया तो वापस समझाती हूँ। जैव निम्नीकरण का बच्चों मतलब वो होता है जैसे सब्जियों के छिलके हैं, कागज है, घास है, जो आसानी से क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा उसको क्या किया जाता है, विघटित किया जाता है, वो तो हमारे क्या होता है, जैव निम्नीकरण। लेकिन आप देखते हो जैसे प्लास्टिक से, प्लास्टिक की थैलियाँ है, प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं, कांच है, किल से, ये क्या होते हैं, जल्दी से अपघटित नहीं होते, जल्दी से क्या फिर लाखों साल हो जाते पर ये अपघटित नहीं होते। तो ये हमारे कैसे निम्नीकरण है, अजैव निम्नीकरण। तो आपको समझ में आया। इस चैप्टर के अंदर हमने 2 घटकों के बारे में पढ़ा, एक तो पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहे और दूसरा पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डाल रहे। पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया के दौरान हमने पढ़ा पारितंत्र,
फिर खाद्य श्रृंखला के बारे में, और उसके बाद पर्यावरण पर इफेक्ट डालने वाले दो मेन पॉइंट पढ़े। एक तो ओजोन परत किस प्रकार से अपक्षित हो रही, और दूसरा कचरे का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।